आपातकाल लगने के बाद सारे जितने भी विपक्ष के लीडर थे, सारे नेताओं को रात रात में उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया। सारे राष्ट्र लीडरों को सारे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसमें मीडिया तो होता नहीं था, समाचार पत्र ही प्रकाशित होते गए। उस समय तो आपातकाल में भारत माता की जय कहना भी राष्ट्रद्रोह के रूप में आता था। उन्होंने हमें अंदर लेने के बाद एक 4x4 की एक कोठरी होती है, जिसको आप कोठरी कहते हैं। इसमें एक एकांतवास भी रहता है, उसके अंदर एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से आराम से लेट सकता है। एक और कोठरी के अंदर जो भी मुश्किल से 4 या 6 की कोठरी होगी, उसके अंदर 5-5-6 लोगों को उसके अंदर बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवर शांति का बेहद ही खास पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ। तो आज जो हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं गोपाल कुशल जी। ये लोकतंत्र सेनानी और वरिष्ठ भाजपा नेता भी रह चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले जो ये लोकतंत्र सेनानी है, उस समय थे आप जब थे, तो उस समय का कोई मतलब उस समय कैसा अनुभव था आपका? देखिए, आपातकाल सन 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। इंदिरा गांधी उस समय एकांतवास भी रहता है, उपयोग करने का आरोप उन पे लगा और कोर्ट में इस बात को सिद्ध हो गई कि इन्होंने सरकारी तंत्र का प्रयोग करते हुए चुनाव को जीता है। कोर्ट के द्वारा इनके चुनाव को अप्रतिष्ठित को घोषित कर दिया गया। वह इनके चुनाव लड़ने पे 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। जब इसकी तानाशाही, क्योंकि प्रधानमंत्री पद से हटना नहीं जाती थी, इसलिए इन्होंने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल लगने के बाद सारे जितने भी विपक्ष के लीडर थे, सारे नेताओं को रात रात में उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया। सारे ही राष्ट्र लीडरों को सारी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसमें मीडिया तो होता नहीं था, समाचार पत्र ही प्रकाशित होते गए। सारे समाचार पत्रों के अंदर जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसकी सेंसरशिप होती थी। पहले सरकार उसको तय करती कौन सा समाचार छपेगा या कौन सा नहीं छपेगा। प्रतिबंध लगने के बाद फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसके अंदर आंदोलन के रूप में भी कई लोगों ने इसके अंदर भाग लिया। आपातकाल में संघ आरएसएस में जनसंघ पर प्रतिबंध लग गया। मैं तो उस समय आरएसएस का छोटा सा एक कार्यकर्ता था। सन 1972 में मेरे द्वारा ओटीसी प्रथम वर्ष गोला गोकर्णनाथ से की गई, द्वितीय वर्ष सहारनपुर से किया। 1975 में अभी बालिकाल था, संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैं कार्य देख रहा था। उस समय परिवार की स्थितियां भी ऐसी नहीं थी। मैं शुगर फैक्ट्री में नौकरी करता था और पार्टी के कार्य को देखते हुए जब सरकार पे प्रतिबंध लग गया, लोगों तक आपातकाल की सही जानकारी पहुंचाने के लिए हम लोग समाचारों को स्टेंसिल से लिखकर स्टेंसिल मशीन से छापने के बाद उसको वितरित किया करते थे। वितरण करने की कई तरीके थे। हम लोग समाचार पत्र को छाप कर, समाचार पत्र का एक पंपलेट टाइप होता है, पंपलेट छापने के बाद हम लोग थाने के बाहर, चौकी के बाहर, सरकारी ऑफिसों में उनको पहुंचाया करते थे। सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए पंपलेट जो थे वो बसों में चिपकाना, ट्रेनों में चिपकाना। इस हिसाब से हम ये चाहते थे कि जनता तक इंदिरा गांधी के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसकी जानकारी समाज तक पहुंच सके। मतलब स्थिति पूरी आउट ऑफ कंट्रोल थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना लोगों को इतना मारा गया, इतना मारपीट की। बनारसी राज जी होते थे रुद्रपुर के अंदर, उनके ऊपर तो इतना उत्पीड़न किया गया, वो केसधारी थे, उनके बाल भी काट दिए और हाथों के जो नाखून थे, हाथों के नाखून तक खींच दिए गए। इससे बड़ा उत्पीड़न क्या हो सकता है। और ये दिवस एक काला दिवस था भारत के इतिहास में। अगर लोकतंत्र उस समय लोकतंत्र की हत्या ना की होती और लोगों ने आंदोलन ना किया होता, तो आज यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता, ना ही चुनाव हो रहे थे। तानाशाही जैसे अदर स्टेटों में है, एक राष्ट्रपति का ही शासन लागू होता। जैसे आपने जेल का जिक्र किया, तो आप भी जेल में रह चुके? हाँ, मैं 9 दिसंबर 1975 को पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम आया था, मैं सत्याग्रह करके चमनलाल पासी, मैं स्वयं, रामफल जी, सूरजपाल और नरेश दुग्गल, 5 लोग हम यहाँ से गुरुद्वारा साहब से, वहां से हम लोग चले माथा टेक कर और बाजार में इंदिरा गांधी के विरोध में नारे लगाते हुए। उस समय तो आपातकाल में भारत माता की जय कहना भी राष्ट्रद्रोह के रूप में आता था। तो हम लोग वहां से चले और चौराहे पे, जब ये रामनाथ चौराहे पर पहुंचे हैं,
तो पुलिस के द्वारा हमें चारों ओर से घेर लिया गया, मारपीट कर थाने में बंद कर दिया गया। अगले दिन हमें हल्द्वानी जेल के लिए यहाँ से रेफर किया गया। हल्द्वानी जेल भी बस से हम लोग गए। हल्द्वानी बस स्टैंड में पहुंचने के बाद जो लोअर कोर्ट है वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर काठगोदाम रोड पर है, वहां तक हम लोग पैदल गए, भारत माता की जय नारे लगाते हुए गए। वहां से उनके द्वारा हमें हल्द्वानी जेल में भेजा गया। 14 दिन तक मैं और मेरे साथ के लोग 14 दिन तक हम लोग हल्द्वानी जेल में रहे। उसके बाद हमें सेंट्रल जेल बरेली भेज दिया गया। मेन जो थे यहाँ बहु देशराज बंसल जी, जो सरस्वती शिशु मंदिर का काम देखते थे, उनके अंदर उनको भी मीसा लगाई गई। योगराज पासी जो यहाँ पर संघ और जनसंघ का काम देखते थे, वो मेरे से पूर्व ही मीसा में उनको बंद कर दिया गया। परिवार के अंदर ऐसी स्थिति नहीं थी। बाजे लोग तो ऐसे थे कि जिनको खाने के लिए भी कोई उनकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए ये त्याग का काम किया। जेल के अंदर का अनुभव कैसा था और उस समय फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखिए, जेल में हम लोगों को जो शुरू में बंद किया गया, तो जो बी का जेल आती थी उस टाइम के बाद आती थी। 14 दिन तक हमें हल्द्वानी जेल से जब बरेली जेल शिफ्ट किया गया, तो हम लोग लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे के बीच में हम सेंट्रल जेल बरेली पहुंचे, क्योंकि उसमें जेल लगभग बंद हो जाती है। उन्होंने हमें अंदर लेने के बाद एक 4x4 की कोठरी होती है, जिस काल कोठरी कहते हैं, जिसमें एक एकांतवास भी रहता है। उसके अंदर एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से आराम से लेट सकता है। तो एक कोठरी के अंदर जो भाई मुश्किल से 4 या 6 की कोठरी होगी, उसके अंदर 5-5-6 लोगों को उसके अंदर बंद कर दिया। सुबह हुआ, प्रातः हुई, लोगों ने नाश्ते के लिए वो लेके आए। नाश्ते में तो क्या था जी, वो कुट्टी मशीन से कटी हुई सब्जी आती थी, पतली दाल होती थी। शुरू में क्योंकि बी क्लास नहीं आई थी हमारी, तो हमें पाकिस्तानी वैरत एक होती थी, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी, जो उनका वीजा वगैरह बंद हो जाता था, ये लोग वहाँ बंद होते थे। उसी में हमको रखा गया। उसके बाद हमारे साथियों को पता चला, जो चक्र नंबर 4 में पार्टी के लोग थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि जब तक इन लोगों की बी क्लास जेल नहीं बी क्लास नहीं आ जाती है, तो हम अपने राशन में से इन लोगों को इनका भोजन कराते रहेंगे। तो एक दिन हमारे लगभग 240 लोग जो वहाँ पर कैद थे सेंट्रल जेल बरेली के अंदर, एक दिन उनके द्वारा भोजन नहीं किया गया। तब उन लोगों ने जेल प्रशासन के द्वारा हम लोगों को चक्र नंबर 4 के अंदर वहाँ पर जाके शिफ्ट किया गया। तो आपातकाल तो एक बड़ा भयानक दौर था, किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। जैसे आपने वो दौर बताया, वो दौर तो वैसे ही भावुक करने वाला है, लेकिन उस दौर का अगर आप कोई एक किस्सा बताएं जो आज भी अगर आप याद करते हैं तो आपको भावुक हो जाते हैं। उस समय परिवार से स्थितियां सबकी खराब थी, भाजपा के अंदर भी हम लोगों की भी नहीं थी। जो देश के लिए, समाज के लिए एक जुनून, संघ के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम संघ के रूप से होते हैं, तो मन के अंदर एक भाव, एक जुनून था कि देश के लिए हमने कोई काम करना है। तो खाली एक भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़े, हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी आज 45 साल बाद हम लोगों को संज्ञान में लिया गया कि उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी भी कुछ होते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जितने भी लोकतंत्र सेनानी हैं, इनको पहले संज्ञान में लेकर इनको जो भी सुविधाएं देनी चाहिए थी उनको वहां पर तो दे रहे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर नहीं दी गई। हम लोग 25 तारीख में, अभी जो बीते 25 दिसंबर बीती है 25 जून, तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें देहरादून बुलाया गया था और उनके द्वारा ये कहा गया कि इस सत्र में जो बजट सत्र हमारा चलेगा लोक विधानसभा का, उसके अंदर हम आपके लिए अभी जो गजट नोटिफिकेशन होता है, अभी हम लोगों के लिए प्रति कोई भी गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। आने वाले मुख्यमंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले बजट के अंदर हम आपके लिए उत्तराखंड एक्ट में आपके लिए एक एक्ट बनाएंगे। एक्ट के अंदर जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुविधाएं हम लोगों को भी देने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। संज्ञान में इन्होंने इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय आपातकाल से जुड़े हुए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था। आज के नेता तो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे सन 1975 के अंदर, जो आज राजनीति के अंदर है।
लेकिन वो उसमें प्रचारक के रूप में माननीय मोदी जी काम कर रहे थे। उनके द्वारा ये संज्ञान लिया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां एक्ट बनाकर इन लोगों को मान सम्मान में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। आज के समय में लोकतंत्र को आप किस तरह से देखते हैं? मैं क्या समझता हूँ, लोकतंत्र नहीं होता तो ये जो चुनावी प्रक्रियाएं चलती हैं, आपको अपनी बात कहने का हक है। आज मैं आपके सामने बैठ के मीडिया में अपनी बात को रख रहा हूँ, एक लोकतंत्र का ये हिस्सा है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, उसको आप प्रकाशित करने जा रहे हैं। पहले ये जमाना नहीं था कि आपने जो चाह समाचार पत्र में चला दिया। तो लोकतंत्र तो एक आपकी, हाँ, लोकतंत्र तो एक आपकी मजबूती है, आपके लिए, पूरे समाज के लिए, पत्रकारिता के लिए एक जीने का साधन तो लोकतंत्र ही है। चुनावी प्रक्रिया बंद हो जाती है, तानाशाही चलती, लोकतंत्र नहीं होता। इंदिरा गांधी का परिवार कोई व्यक्तिगत परिवार था तो परिवारवाद चलाते नहीं चलाते, तो उन्हीं की सरकार होती, हिटलरशाही हो जाती। तो लोकतंत्र तो एक आम आदमी के लिए, सभी लोगों के लिए लोकतंत्र का उनका व्यक्तिगत एक अधिकार है, ये मान के आप चलिए। जैसे पहले लोकतंत्र के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अब जो लोग हैं उनको यूं कहें अगर फ्री में लोकतंत्र मिल चुका है, लेकिन फिर भी जैसे जनता है, कई जनता ऐसी है जो वोट देने नहीं जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के को जीवित रखने के लिए अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अपने वोट का अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये नेता लोग निरंकुश हो जाएंगे। तो जो मैं समझता हूँ कि लगभग जो पढ़ी लिखी आबादी है वो वोट देने बहुत कम जाती है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो। तो मेरा तो एक अनुरोध है पढ़े लिखे लोगों से भी, हम लोग गरीब आदमी जो गांव बस्ती के लोग बैठते हैं, इनमें जरूर लाइन में लगकर वोट देते हैं। कोई प्रोफेसर को आपने लाइन में लगा वो नहीं देखा होगा, किसी डॉक्टर को नहीं देखा होगा, आप लाइन में लग के वोट देते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके कोई ऐसा नेता जो आपको काफी ज्यादा पसंद हो, प्रेरणा मिलती हो उससे? देखिए, हम लोग संघ से संबंधित लोग हैं, हम लोग एक विचारधारा कोई अपना गुरु मानते हैं। व्यक्ति के रहने या न रहने से किसी के सिर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक विचार होना चाहिए। पहले अटल जी थे, हमारे श्रद्धेय थे, आडवाणी जी थे, वो हमारी लाइन में थे, हम उनको मानते थे। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, सबने जाना और आना जाना है। लेकिन जो संघ का एक विचार है, विचार ही हमारा एक आदर्श, जो संघ का विचार है वही एक हमारा आदर्श है। अगर उस पर हम चलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान संपन्न होगा। जो अंतिम व्यक्ति है दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि गरीबी रेखा में सबसे पिछड़ी वाली लाइन के व्यक्ति को जब तक न्याय और हर समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हमारा राजनीति में कार्य करना बेकार। तो विचार हमारा आदर्श जो है संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समिति जी, उनकी राष्ट्र के लिए प्रेम और उसके लिए भावना जो है वही हमारा आदर्श। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष समाधान नहीं होता है, खाली विचार होता है, विचार ही तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर। तो ये था हमारा आज का खास पॉडकास्ट, आपने सुनी बातचीत। तो ऐसी तमाम पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहे पर्वत शांति। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।